नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एंड भूमि। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया। बीजेपी स्टेट मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस में भारी अंदरूनी कलह है। कांग्रेस लास्ट में फास्ट होने के चक्कर में कास्ट गेम खेल रही है। वही कारण है जिसके चलते कांग्रेस की सूची अब तक भी जारी नहीं हो पाई। जो खुद की सूची जारी नहीं कर पाए वो भाजपा पर सवाल उठा रहे हैं। मंत्री मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस को ये मालूम है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के दिल में बसते हैं। वो बहनों के भाई हैं। कांग्रेस अब लास्ट में फास्ट होने के चक्कर में जाति का कार्ड खेल रही है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मध्य प्रदेश प्रवास पर तंज कसते हुए गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा को राहुल गांधी के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के लोग मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान लेकर फिर रहे हैं। कांग्रेस के लोग पिछड़ों की बात कर रहे हैं लेकिन पिछड़ों के कल्याण के कार्य नहीं कर रहे। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कहा, भाजपा शीर्ष नेतृत्व के साथ जीत हासिल करेगा। वहीं एनआईए की आज हुई छापामार कार्रवाई को गृह मंत्री ने रूटीन कार्रवाई बताई। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बीजेपी सरकार पर तमाम योजनाओं को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने के आरोप लगाए हैं। आलोक शर्मा ने कहा कि शिवराज सरकार की चरण पादुका योजना भी अन्य योजनाओं की श्रृंखला में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आलोक शर्मा ने कहा कि पहले व्यापम सिंहस्थ महाकाल जैसे न जाने कितने भ्रष्टाचार हुए, लेकिन इस सरकार ने गरीब आदिवासी के मूल हक को भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश टंटिया भील, भीमा नायक, बादल भोई जैसे सैकड़ों स्वाभिमानी आदिवासी नायकों की पुण्य भूमि है, लेकिन 18 सालों से शिवराज सरकार में वे विभत्स यातना, अमानवीय प्रताड़ना और आत्मा छलनी करने वाले कुकृत्यों के शिकार हैं और शिवराज इनके जिम्मेदार हैं। आलोक शर्मा ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान सरकार के भ्रष्टाचार की श्रृंखला में एक नई कड़ी मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना भी जुड़ गई। इस योजना के तहत जूते, चप्पल, पानी बोतल, छाता और साड़ी सभी वस्तुओं की खरीद में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है और ये सिद्ध होता है कि प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह वो राज्य लघु वनोपज संघ के एमडी की फाइलों की टिप्पणियों से एक छाता जो बाजार में उसी कंपनी 140 रुपए में बेच रही है उसके लिए 246 रुपए खरीद भाव तय किया है। बाद में विभिन्न विरोधों के बाद भी उसको घटाकर 200 रुपए में खरीदा गया। जूते, चप्पल, पानी बोतल, छाता और साड़ी खरीदी प्रकरण को देखा जाए तो कम से कम 50 से 60 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार सामने आया है। उन्होंने कहा कि मूत्र विसर्जन, जूते से पिटाई, पशुओं से भी बदतर खाने के लायक अनाज की सप्लाई, 3,22,000 आदिवासियों के वनाधिकार पट्टे निरस्त करना, अनूपपुर महू जैसी तमाम घटनाएं, यहां तक कि जुलाई में आदिवासी को जूतों की माला पहनाना अनगिनत कुकृत्य इस सरकार का आदिवासी चेहरा और चरित्र बन गया है। सिंह जी की, चौहान जी की सरकार जो सरकार मानते हुए स्वयं तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। रेट आए छाता खरीदने के लिए, सबसे पहले 246 रुपए का रेट मानने के लिए सरकार आगे बढ़ी। बाजार में 140 रुपए में वही कंपनी बेच रही है, तो उसके बाद उस रेट को घटाकर 240 किया, फिर 209 किया और फिर मंत्री महोदय ने स्वयं कहा कि 200 रुपए में इसको खरीद लीजिए। अगर ये पूरा प्रकरण हम देखें, जूतों से जो शुरू हुआ, पानी की बोतल, साड़ी से होता हुआ, इसमें लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए का गबन सामने नजर आता है। सपा मुखिया अखिलेश यादव 8 फीट का गेट फांदकर जेपी एनआईसी के अंदर घुसे और जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दिया। जेपी की जयंती पर अखिलेश यादव गोमतीनगर स्थित जेपी एनआईसी सेंटर पर माल्यार्पण के लिए जाना चाहते थे, लेकिन एलडीए ने अनुमति नहीं दी। अखिलेश यादव रथ से जेपी एनआईसी पहुंचे थे। भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जेपी की जयंती पर राजधानी लखनऊ में श्रद्धांजलि को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। जेपी नारायण इंटरनेशनल सेंटर के गेट पर सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को उन्हें श्रद्धांजलि देने जाना था, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। बताया जा रहा है कि एलडीए ने गेट पर ताला डाल दिया। इसके विरोध में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए।
सेंटर के बाहर सुरक्षा तैनात कर दी गई। सपा की ओर से आरोप है कि एलडीए ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को माला पहनाने की अनुमति नहीं दी। समाजवादी पार्टी की ओर से इसकी अनुमति मांगी गई थी। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहाँ रोक रहे हैं। अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें। तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा था। इसलिए मजबूरी में जिस तरीके से हर बार माल्यार्पण करने हम समाजवादी लोग आते थे, मुझे याद है जब उद्घाटन हुआ था नेताजी यहाँ आए थे, नेताजी से मैंने उद्घाटन करवाया था। एकमात्र देश में समाजवादी नेता के लिए एक ऐसा म्यूजियम बना जिसमें उसके जीवन के बारे में लोग प्रेरणा ले सकते हैं। जो आंदोलन उन्होंने चलाए थाली बजा करके, वो उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र में कैसे आवाज उठाई जा सकती है। लखनऊ के पीडब्ल्यूडी कार्यालय स्थित विश्वेश्वरैया हॉल में भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारी सरकार ने लोक सेनानियों की पेंशन में वृद्धि करी है। हमारी सरकार लोक सेनानियों के साथ खड़ी है। देश में कुछ विपक्षी दलों ने इंडिया नाम का गठबंधन बनाया है और उसी कांग्रेस की सरकार देश में लाना चाहते हैं जिसने इमरजेंसी लगाई थी। वहीं अखिलेश यादव के प्रश्न पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूरे देश प्रदेश में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई जा रही है। अखिलेश यादव मंदबुद्धि हैं और नौटंकी करने के लिए जेपीएनआईसी गए हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सत्ता के लिए अखिलेश यादव उसी कांग्रेस की गोद में बैठ गए जिसने देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया। उन्हें जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस के आपातकाल लगाने के पाप के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले जेपी आंदोलन के बारे में पढ़ें और उस पर कांग्रेस की आलोचना करें। उस पर वो क्या बोल रहे हैं वह सुनना चाहता है प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नाम रखें समाजवादी पार्टी, और समाजवादी भी आंदोलन के जो नायक रहे उनकी इच्छा के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, कांग्रेस की गोद में बैठ रहे हैं, उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह गोरखपुर के टाउन हॉल स्थित आवास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष धीरज सिंह हरीश के निधन पर शोक व्यक्त करने गोरखपुर पहुंचे थे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कुश्ती में जो पदक मिले वो असंतोषजनक रहे। पीएम मोदी की वजह से खिलाड़ियों को पदक मिले। इस परिवार से मेरा संबंध सन 1975 से। इंदिरा जी ने इस देश में इमरजेंसी लगाई थी और उस समय जब रविंद्र सिंह जी, शीतल पांडे जी अभी बैठे हैं, विश्वकर्मा द्विवेदी, ये लोग जेल में बंद थे और उसी समय हम भी जेल में आए थे। तब से इस परिवार से परिचय है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान पर निशाना साधा है। सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी पार्टी कुछ भी कहे लेकिन छत्तीसगढ़ में तो रमन सिंह की ही चल रही है। वहीं सीएम ने अडानी को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अमित जोगी के चुनाव लड़ने पर भी सीएम बघेल ने प्रतिक्रिया दी। चिट्ठी लिख के बोल रहा हूँ, बोनस पे प्रतिबंध क्यों लगाया है? ये बात रमन सिंह जी अपने केंद्रीय नेतृत्व को क्यों नहीं बताते? अब तो उसको बढ़िया चैनल हो गया है, अमन सिंह अडानी थ्रू। तो उस माध्यम को उपयोग करने से देश का भला होगा, देश के किसानों का भला होगा। ये भारतीय जनता पार्टी में भले चेहरा रमन सिंह को न बनाया गया हो, लेकिन चली तो केवल रमन सिंह। माथुर जी आए तो लगा था सब कुछ बदल डालेंगे, सब कुछ बदल दूंगा, लेकिन वही लोग जो 15 साल छत्तीसगढ़ के जिन लोगों ने लूटा, वो लोग ऐसा माहौल बनाए कि जब बड़े नेता आते थे भीड़ कम हो। भाजपा विधायक रहे दिवंगत भीमा मंडावी की बेटी का कसक भरा वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिवंगत विधायक भीमा मंडावी की बेटी दीपा मंडावी ने भाजपा के टिकट वितरण पर सवाल खड़े करते हुए कहा
कि मेरे पापा के बलिदान की कोई कीमत नहीं रही। दीपा ने कहा कि पापा ने भाजपा के लिए जान दे दी। उनके अधूरे काम को पूरा करने घरेलू महिला ने कदम रखा। पूरा परिवार भाजपा का सम्मान करता है। उनके बलिदान को भाजपा के पदाधिकारियों ने क्यों नजरअंदाज कर दिया? आखिर कहां कमी रह गई? बता दें कि विधायक भीमा मंडावी लोकसभा चुनाव के दौरान नक्सली विस्फोटक में मारे गए थे। श्रीमती ओजस्वी भीमा मंडावी को विधानसभा की टिकट न देकर मेरे पापा के बलिदान को बेइज्जत किया है। भले ही मेरी मम्मी राजनीति में नहीं है, पापा के जाने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा, लेकिन आज भी मेरे परिवार के हर सदस्य में इस पार्टी को लेकर वही सम्मान है जो मेरे पापा के अंदर थी। मेरे पापा ने इस पार्टी के लिए अपनी जान दे दी। क्या मेरे पापा के बलिदान की कोई कीमत नहीं है आप सभी पार्टी वालों के सामने? क्या मेरे पापा से कोई कमी रह गई? जबकि आज भी जनता सिर्फ मेरे पापा को चाहती है और मेरे पापा के इसी अधूरे कार्य को और उनके सपने को पूरा करने के लिए मेरी मम्मी पार्टी में आई थी। राजनीति में उन्होंने कदम रायपुर ग्रामीण विधानसभा से बीजेपी ने मोतीलाल साहू को टिकट दिया है। मोतीलाल साहू ग्रामीण विधानसभा से टिकट दिए जाने पर काफी खुश नजर आए, साथ ही अपनी जीत पर आश्वस्त दिखे। उनका कहना है कि ग्रामीण के लोग, व्यापारी वर्तमान सरकार से काफी परेशान है। उनका कहना है कि सरकार बदलना है और कमल खिलाना है। वहीं पहले पाटन विधानसभा से चुनाव लड़े थे और अब ग्रामीण विधानसभा लड़ने वाले सवाल पर कहा कि पार्टी में कोई नेता नहीं होता। मोदी ने कहा है कि कमल छाप नेता है। उन्होंने मौजूद सरकार पर जमकर हमला भी बोला। मोतीलाल साहू मैदान मौजूद है। ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से आपको टिकट दिया गया, क्या उम्मीद है वहाँ से? पूरी उम्मीद है कमल खिलेगा ग्रामीण विधानसभा में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी उत्साहित हैं। जनता में कांग्रेस के प्रति काफ़ी जनाक्रोश है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक आशा भरी नज़रें कि जो 15 साल में जो विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में हुआ था, छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान मिला था, एक विकास की पटरी पे दौड़ रहा था। आज इस 5 सालों में छत्तीसगढ़ को दागदार कर दिया, पूरी देश में बदनाम कर दिया। कभी छत्तीसगढ़ प्रगतिशील राज्य के रूप में देखा जा रहा था, आज उसको दागनुमा कर दिया। यहाँ छत्तीसगढ़ में विकास के नाम से कुछ नहीं है सिवाय भ्रष्टाचार और लूट। कानून व्यवस्था समाप्त हो चुका है। यहाँ पे आए दिन हत्या, बलात्कार, लूटपाट, डकैती है, तो ऐसा हो गया है जैसे कोई चलता फिरता है। इसका वजह यह है कि कांग्रेस का हाथ जो है अपराधियों का साथ है। तो ये ऐसा है कि जितना इन्होंने जन घोषणा पत्र में किया था वादा, सारे चीज़ों को अपने लूट का, शराबबंदी का बात किया था, 20,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। तो ये बहुत ही स्पष्ट है इससे कि ये जन घोषणा पत्र 2018 का था, ये जनता के लिए नहीं था, ये कांग्रेस अपने विकास के लिए इन्होंने जन घोषणा पत्र बनाया था। इसी विषय को लेकर के अब छत्तीसगढ़ की जनता में काफ़ी जन आक्रोश है कांग्रेस के प्रति। लंबी फहरिस्त जो है कांग्रेस की बता दी कि घोटाले किए, जन घोषणा के वादे नहीं किए, लेकिन कांग्रेस तो कहती कि जन घोषणा पत्र के हमने सारे वादे पूरे किए हैं, 1-2 को छोड़। ये तो आप लोगों को मीडिया के माध्यम से ही आता है और पूरी जनता जो है देख रहा है। ये जो है छत्तीसगढ़ी भावनाओं से खेल रहा है और छत्तीसगढ़ की जनता अब इनको समझ चुका है कि ये किस प्रकार से झूठ बोलते हैं, किस प्रकार से जनता के बीच में झूठ परोसे हैं। तो अब ये चलने वाला नहीं है। तो अब ये इनकी कोई बातें या कोई वादा या इनका कोई घोषणा पत्र अब छत्तीसगढ़ में चलने वाला है। इससे पहले आपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन विधानसभा क्षेत्र से मैदान पर उतरे थे, हालांकि वहां आपको शिकस्त झेलनी पड़ी, लेकिन इस बार आपकी विधानसभा क्षेत्र को बदल कर ग्रामीण विधानसभा से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या इनका पीछे उद्देश्य क्या? इनका पीछे कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा पार्टी का निशान कमल छाप है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमल छाप के लिए काम करते हैं। इसलिए किसी प्रकार की कोई संदेह नहीं है। कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है कि इस बार
इस गुंडागर्दी कांग्रेस से हट करके हमको रायपुर ग्रामीण और छत्तीसगढ़ में कमल खिलाना है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। ये कार्यकर्ता और आम जनता जो है मन बना लिया। ये थे हमारे साथ मोतीलाल साहू, जो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी है। उन्होंने अपने जीत के प्रति आश्वस्त नजर आया। कैमरामैन होरी के साथ शशिकांत साहू, स्वदेश न्यूज, रायपुर। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में आचार संहिता का पूरे तरीके से पालन होगा। आचार संहिता लगने की वजह से अब सारी बैठक कांग्रेस कार्यालय में होंगी। सीएम हाउस में अब कोई बैठक नहीं होगी। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक को लेकर सीएम बघेल ने कहा कि प्रत्याशियों के नाम लगभग तय हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की आगामी बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगेगी, जिसके बाद कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। वहीं सीएम ने बीजेपी प्रत्याशियों की सूची पर तंज कसा। आचार संहिता लग चुका है और इसलिए जो अब मंत्री या मुख्यमंत्री निवास में जो बैठकें हो जाती थी, अब उसको हम लोगों ने बंद कर दिया है। अब सारी बैठकें राजीव भवन में और आचार संहिता का पालन करते हुए हमने फैसला लिया। आज वैसे बैठक मुख्यमंत्री निवास में था और इस कारण से चूँकि आचार संहिता लग गया तो फिर आज राजीव भवन में, वैसे तो राजीव भवन में हम लोग बैठक करते थे, कभी कभी सुविधा के हिसाब से मंत्री या मुख्यमंत्री निवास में कर लेते थे, लेकिन चूँकि आचार संहिता लग गया है इस कारण से यहाँ किया गया। ना उनके लिए एज क्राइटेरिया है, ना ही परिवारवाद का है। रमन सिंह और उसके भांजा अगल बगल के सीट में लड़ रहे हैं, ठीक है। बलीराम कश्यप के लड़के यहाँ दिया गया है और उसी प्रकार से जुदेव परिवार को देख लीजिए, बहू भी मिला है, एक बेटे भी मिला है और उसकी छोटी बहू को भी मिला है। फिर सुनीति राठिया शायद उसको भी मिला है क्या, वो भी परिवारवाद से। बलरामपुर के बाजार परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामानुजगंज विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के टिकट की मांग की। वहीं सम्मेलन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रामानुजगंज विधानसभा के कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हुए, जहां सभी ने विधायक को टिकट दिलाए जाने की मांग रखी। इसी दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बताया कि अभी तक रामानुजगंज विधानसभा के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं हुई है। कार्यक्रम के दौरान पुलिस विभाग के एसडीओपी थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और आचार संहिता के चलते कार्यक्रम को बंद कराया। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें हमारे पोलिंग बूथ के अध्यक्ष, जोन के पदाधिकारी सभी लोग सम्मिलित हुए। जैसा कि आप लोगों को पता है, चुनाव का समय है और यही चुनावी चर्चा करने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। आदर्श आचार संहिता जो है प्रभावशील हो गई है, उसी के परिपालन में जो है पूरे अनुभाग के अंतर्गत संपत्ति विरूपण की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पूर्व में जितने भी सभा रैली की अनुमति जारी की गई थी वो तत्काल प्रभाव से निरस्त हो गई है और उसी के परिपालन में जो भी आयोजित सभा थी उसको स्थगित कराया गया है और संपत्ति विरूपण की कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ भाजपा की ओर से विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी दूसरी सूची जारी कर दी गई। भाजपा की जारी विधानसभा सूची में सबसे चौंकाने वाला नाम साजा विधानसभा से ईश्वर साहू का है। दरअसल 8 अप्रैल को दो समुदायों के बीच खूनी संघर्ष में ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद कई राष्ट्रीय स्तर के नेता और प्रदेश भाजपा के पदाधिकारियों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और 10 अप्रैल को छत्तीसगढ़ बंद का भी आह्वान किया था। वहीं इस दौरान कई घरों को असामाजिक तत्वों ने आग भी लगा दी थी। इसके बाद अब भाजपा की ओर से जारी विधानसभा चुनाव के लिए बिरनपुर हिंसा में मृतक के पिता ईश्वर साहू को साजा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके साथ ही नवागढ़ विधानसभा से 3 बार के विधायक रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल को प्रत्याशी बनाया गया है। व्यक्त करता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी छोटे से गरीब घर के अपन भारतीय जनता पार्टी के सदस्य समझी, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इतने बड़े जो कार्य मुझे सौंपे हैं, इतने बड़े मुझे जो भरोसा रखे, वो भरोसा मैं पूरा तन मन से ईमानदारी से निभाऊं। ऐसे निभाऊं जिस प्रकार
जिस टाइम में मोर लड़का के हत्या करेगी वहाँ पूरा सर्व हिंदू भाई मोर साथ दिस, मोर घर में इस मोर दुख दर्द में मोर साथ दिस। उसी प्रकार मैं हर हिंदू भाई के यहाँ हर हिंदू के नाम से मोर लड़के की न्याय की गुहार से मैं हर हिंदू के घर में हिंदुत्व भाई से यही प्रार्थना करूंगा, यही विनती करूंगा कि देखो भारतीय जनता पार्टी हम गरीबों की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी इस गरीब को अपना सदस्य समझा। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।